नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़-ए ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। हम हिंदुस्तानी में आज हम बात कर रहे हैं ऐसी हिंदुस्तान की उस संस्कृति की जहाँ पर वननेस है, यानी एकता है, शांति है, सद्भावना है, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने की भावना है, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज हम आवाज़ ख़वातीन के मंच से पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं शांति का, वो भी संगीत के माध्यम से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोनम कालरा जी। सोनम जी मशहूर सूफ़ी गायिका हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न गॉस्पेल म्यूज़िक में भी इनकी महारत हासिल है, यानी जो क्रिश्चियन डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं उनमें भी सोनम जी की महारत हासिल है। और सोनम जी यूएस ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी की सदस्य भी हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद कनई जी। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, पत्रकार हैं, सिंगर हैं, रबाब बजाते हैं, स्टोरी टेलर हैं। तो हमारे साथ ये जो दो मशहूर शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, ये हिंदुस्तानी संस्कृति जो है हमारी, जिसको हम समन्वित संस्कृति या सिंक्रेटिक कल्चर कहते हैं, उसका जीता जागता जो है वो नमूना है। और ये हिंदुस्तानी संस्कृति की विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच रत्ना जी कि आपने हमें बुलाया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सोनम जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि जब हम सूफ़ी संगीत की बात करते हैं तो इसमें प्रेम है, इसमें सद्भावना है, इसमें कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है। जब सूफ़ीवाद भारत आया तो यहाँ के साथ जो है एक तरह से वो समाहित हो गया यहाँ के उसमें। किस तरह देखती हैं आप? तो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल इंटरप्रिटेशन है सूफीज़म की। बहुत आप अलग स्कॉलर्स से अगर मिलेंगे तो आपको डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिलेंगे। मेरे लिए सूफीज़म बहुत एक अगर सिंपल डेफिनेशन आपको दूं तो मेरे लिए सूफीज़म है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। सबको एक्सेप्ट करना, सबको जिस भी रूप में है, उनकी जो भी बिलीफ है, उनकी जो भी एक्सप्रेशन है उस बिलीफ की, सबको एक्सेप्ट करना एज इक्वल। तो हम लोग बहुत बात करते हैं टॉलरेंस की, एक बहुत कॉमन वर्ड है कि हम एक बहुत टॉलरेंट कंट्री हैं, एक टॉलरेंट पीपल है। मैं कहती हूँ कि टॉलरेंस की बात ना करके एक्सेप्टेंस की अगर बात करें तो वो एक ज़्यादा पावरफुल बात है, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब आप जैसे भी हो, आप जिस तरीके से जिस भगवान को पूजते हो, मैं उसकी इज्जत करूं, मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि वो आपकी सच्चाई है और उसी तरह आप मेरी सच्चाई को एक्सेप्ट करें। तो आप कहते हैं, आपने जैसे बताया कि मैं सूफीज़म भी करती हूँ, मतलब सूफ़ी म्यूज़िक गाती हूँ। मेरे लिए सूफीज़म का अगर ये डेफिनेशन हुआ तो मुझे लगा एज एन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम बड़े हुए हैं सारे त्यौहार मनाते हुए। तो मतलब मैं सिख फेथ की हूँ, तो सिखिज़म में तो वैसे भी एक ओमकार कहते हैं, एक ओमकार कि सब एक ही भगवान को पूजते हैं, एक ही सब जग उपजया। एग्जैक्टली। तो हम एक ही वाहेगुरु, एक ही ऑलमाइटी को पूजते हैं। तो मेरे लिए हमने मतलब हिंदू फेस्टिवल्स भी उसी इज्जत से मनाए जिस तरीके से हमने मुस्लिम फेस्टिवल्स मनाए। तो फॉर मी मुझे लगा एज एन इंडियन, अगर मैं इस सूफीज़म को एक्सप्रेस करना चाहती थी एज एन इंडियन आर्टिस्ट, हिंदुस्तानी होने के तौर पे, तो मैं कैसे करूँ इस सब को साथ में बांध के, गॉस्पेल म्यूज़िक को, भक्ति संगीत की भी बहुत सारी चीज़ें हमने इस सूफ़ी गॉस्पेल प्रोजेक्ट में डाली, और सूफीज़म को सबको बांध के यही बात फॉरवर्ड डालें लोगों के लिए कि जिस तरीके से कबीर, जिनको कहते थे कि वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, कबीर दास, उनकी बातों में अगर वो कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मैं व्रत उपवास में। वो कहते हैं मैं तो हूँ विश्वास में, हर इंसान की हर सांस में हूँ। तो तुम मुझे तब देख पाओगे जब तुम मुझे हर इंसान की हर सांस में देखोगे। वो उन्होंने बात की। और राबिया अल-बासरी जो एक फीमेल सूफी मिस्टिक थी, उन्होंने कहा कि इन माई सोल देयर इज़ अ टेम्पल, अ श्राइन, अ मॉस्क। मेरी रूह में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और चर्च भी है, और वो सब मिल के घुल जाते हैं भगवान में। तो इतनी खूबसूरत बात है। और इन्होंने, तो मैं यही कहना चाहती थी अपने म्यूज़िक में, मैंने इस सब को इसलिए ब्लेंड किया कि मैं ये कहना चाहती थी कि सदियों से बहुत दूर मतलब चाहे वो एक दूसरे को जाने भी नहीं, ये लोग ये जो सूफी स्कॉलर्स थे, डिफरेंट रीजन्स में थे, डिफरेंट टाइम्स में थे, उनको वो ही बात कह रहे थे
तो इंटरेस्टिंगली वो सब यही बात कह रहे थे कि हर सांस में, हर इंसान में भगवान है। और आई मीन इंडिया में भी तो हम यही कहते हैं। आपने बात की वासुदेव कुटुंबकम की, मैं कह रही हूँ नमस्ते भी, इसका मतलब क्या है? दैट आई सी डिविनिटी इन यू, मैं आपके अंदर भगवान देखता हूँ और उस भगवान को मैं पूछता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो इतना बेसिक जो हमारी ग्रीटिंग है, यही मेरे हिसाब से यही सूफीज़म है। मतलब द वेरी बेस ऑफ इंडियन जो हमारी कल्चर है, उसका जो बेसिस अगर फाउंडेशन देखा जाए, अगर नमस्ते ही उसका फाउंडेशन है, तो वो एक बहुत बड़ी सूफ़ी बात है। चाहे किसी ने उसे बोला नहीं कि ये सूफ़ी बात है, बट हमें अपनी ये अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड करनी है। हम सूफीज़म को बहुत बारी सोचते हैं अच्छा दिस ओनली बिलोंग्स, ये इस्लामिक चीज़ है, बट ये बात सही नहीं है। हो सकता है इसके ओरिजिन्स वहाँ से हुए, लेकिन जो वो बात कर रहे थे वो एक बहुत बड़ी बात, बहुत इंक्लूसिव बात, बहुत एक ज़रूरी बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। नज़ीर जी, आप कश्मीर से आते हैं, रबाब बहुत अच्छा बजाते हैं आप। हिंदुस्तानी संस्कृति की जो बात अभी सोनम जी ने कही कि जब हम नमस्ते करते हैं तो हमें दरअसल एक दूसरे में ईश्वर को देखते हैं और उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ये जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है, ये सदियों से चली आ रही है। इसकी वो कौन सी ख़ास बात है जो हमें पूरी दुनिया से अलग करती है? और हमें शायद हमें लगता है कि हमारी अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है पूरी दुनिया के लिए कि हम शायद एक अनेकता में एकता जो हम कहते हैं, या शांति का संदेश दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मुल्क के बारे में इतनी ख़ास बात यह है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जब आप डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं, जब आप एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब आप सफ़र स्टार्ट करते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट जो आपके रीजन्स है, लैंग्वेज है, उनके नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, उन सब को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो हम सब एक ही इंसानियत में जुड़ जाते हैं। और कुछ टाइम में जो हमने देखा, कुछ ट्रांजिशंस हुई, पॉलिटिकल ट्रांजिशंस होती हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सोशल जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो सब कुछ एक तरफा करके जब आप देखते हैं यहाँ के आर्टिस्ट लोग, यहाँ के आर्टिस्ट बरादरी, या यहाँ के वो लोग जो बाहिस है, जिनको अपने समाज के तई लगता है कि हम कुछ काम करते हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मुझे लगता है वो हमें बिल्कुल यूनिक बनाता है पूरे विश्व में। और इसमें सबका एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि जहाँ जिस भी कल्चर से हम आते हैं, हम हेट को डोमिनेट ना करने दें। जो हम देखते हैं कि नफ़रत की लहर जो उभरती है, चाहे वो मुस्लिम्स में हो, हिंदूज़ में हो, क्रिश्चियंस में हो, उनको कैसे हम मिनिमाइज़ करें। डिफरेंसेस तो हो सकती है, लेकिन उनको मिनिमाइज़ कैसे करें, और हम कैसे एक इंक्लूसिविटी जो है आपका अप्रोच है, उसको कैसे हम अडॉप्ट करें। सोनम एंड आई, द ओनली कनेक्शन दैट वी शेयर इज़ आर्ट। सो जब आपको आर्ट बांधता है तो आपका कोई, आप किस फेथ से आते हो, आप किस रिलीजन से आते हो, सारी सरहदों को तोड़ देता है, सारी सीमाओं को तोड़ देता है। तो सिमिलरली बाकी जो आपके प्रोफेशंस हैं, अगर आप तरजीह दें कि आप किस फेथ से आते हैं, मुझे लगता है कि फिर आपका प्रॉब्लमेटिक अप्रोच हो सकता है। और जब आप वो चीज़ छोड़ के आपका एक राइट अप्रोच होगा किसी भी इंसान को या इंसानियत को अप्रोच करने के लिए, मुझे लगता है उसमें रिजल्ट्स विल बी रियली गुड। और हम भी लार्जली उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हम भी, मुझे लगता है कि उसमें डिलीवर कर सकते हैं। अब टॉकिंग अबाउट द रबाब, रबाब इज़ it's a very soulful instrument that is mostly played in Afghanistan and Peshawar belts, but it was adopted so well in Kashmir, and I never thought I will play रबाब। जब मैं बेसिक गिटार बजाता था ना, मतलब लगता था, देन आई रियलाइज्ड कि आई विल बी अनदर एडिशन टू दिस गिटार यील्डिंग यूथ। तो ये मेरे हाथ में भी गिटार रहेगा, चलता रहेगा। बट देन व्हेन यू get into your own culture, where you have sarod in your hand, you have sitar in your hand, that makes you different. आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जब न्यूयॉर्क में सुनते हैं, रॉयल अल्बर्ट हॉल में सुनते हैं, तब लगता है कि कोई डिफरेंट आर्टिस्ट गा रहा है। अदरवाइज तो बहुत सारे पॉप सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जॉनर्स हैं जिनको गाया जाता है, बट हमें क्या डिफरेंट, हमें कौन सा, सोनम इज़ डूइंग ए डिफरेंट वर्क एज फार एज हर गॉस्पेल प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न। तो
तो ये सब चीज़ें हमें एक मुनफरद अंदाज में पेश करती हैं पूरी दुनिया में। तो वी नीड टू कंटिन्यू दैट लेगेसी एज एन आर्टिस्ट, एज प्रोफेशनल्स, और फॉर दैट मैटर यू एज अ स्टोरी टेलर। वी नीड टू टेल द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी। आई थिंक जो और नाजिर जो एक बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं कि जब वो कुछ भी आपकी एक्सप्रेशन हो, अगर वो हमारे कल्चर में रूटेड हो, अब जो काम ये कर रहे हैं, जो काम मैं कर रही हूँ, रूटेड तो ये इंडिया में ही है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की बिलीफ्स में है, एक सेक्युलर बिलीफ जो हमें हमेशा बचपन से हम सीखे जा रहे हैं उसके बारे में, और जिस तरीके से हम ना सीखे भी स्कूल में, ना भी सीखे, जिस तरीके से हम रहते हैं मिलजुल के। अगर आप इंडिया का फैब्रिक देखें तो एक्चुअली इसके रंग इतने खूबसूरत है, इतने सारे रंग है, और वो सब मिल के एक बनते हैं, हमारा तिरंगा एक तरीके से बोलिए। बिल्कुल वही चीज़ को अगर आपकी रूट्स इंडियन रहे, फिर उसकी एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है और होनी भी चाहिए। और एज एन इंडियंस ऑल्सो आई थिंक एक पुराने ख्यालात जो थे कि सिर्फ ट्रेडिशन में रहना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हम भी बदल गए हैं, हमारी आगे की जनरेशंस भी बदलेंगी, उनके एक्सप्रेशंस बदलेंगे, बिकॉज हम ग्लोबल सिटीजन्स भी हैं। बिल्कुल। एंड उन ग्लोबल सिटीजन्स रह के अपनी इंडियननेस कैसे दिखाएं, तो रूट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप किसी भी तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आई थिंक हम दोनों के लिए हमारे रूट्स, क्योंकि इनके भी रूट्स स्ट्रॉन्ग हैं, और मेरी जो बिलीव्स है सूफीज़म, और जो मैं संगीत यूज़ करती हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में रूटेड है, तो वो रूट स्ट्रॉन्ग रहती है, इस वजह से हम ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आई थिंक जब आपके रूट स्ट्रॉन्ग नहीं रहते और आपकी फाउंडेशन एंड बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब आप गलत रास्ते जा सकते हैं एक तरीके से। अब आपकी इमारत भी हिल सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इमारत नहीं हिलेगी यदि हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलेंगे। जैसे कि सोनम जी को हम देखते हैं कि ये बहुत ही मतलब एक अनूठा उदाहरण है कि सिख हैं, सूफिज़म गाती हैं, गॉस्पेल म्यूज़िक में हैं, तो ये पूरा एक तरह से हम जिसको कहते हैं आध्यात्मिक सौहार्द, ये भी हम बात करते हैं हमेशा धार्मिक सौहार्द की, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो वो जो चीज़ है वो शायद आपको बहुत ज़्यादा एक करती है, क्योंकि हम वाकई उसमें ह्यूमैनिटी के पाथ पर होते हैं। तो वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो अगर सब लोग समझ लें। जी एब्सोल्युटली जी। तो बट आई थिंक मुझे पूछा गया था जब मैंने शुरुआत की थी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तुम ये क्यों गा रही हो, तुम मतलब अपने धर्म का संगीत करो, तुम सिर्फ शब्द गाओ, शब्द कीर्तन। तो मैंने बोला कि मुझे शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं गाती भी हूँ। आई सेड बट आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मैं किस तरीके से ऊपर वाले को पुकारूं। मेरा मन करे मैं हर भाषा में हर तरीके से उन्हें पुकारूं, क्यों ना पुकारूं, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है। और उसी स्पिरिचुअलिटी की बात करें कि जब आपके अंदर भगवान हो तो उसे आप किस नाम से पुकारे, कब पुकारे, किस तरीके से, दैट इज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप होती है। आप ज़रूर हर धर्म की इज्जत करेंगे तो बहुत ज़रूरी बात है, और जो भी कायदे हैं, अगर आप जा रहे हैं किसी धार्मिक स्थान पे तो ऑब्वियसली आप रूल्स फॉलो करिए, लेकिन जब आपकी पर्सनल रिलेशनशिप होती है अपने आर्ट में या अपने घर पे, जब आप पूजा करते हैं, आप किस तरीके से पूजा करिए, वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है। और मुझे लगा कि ये जो रिलीजन की हम बात करते हैं, अब रिलीजन भी बनाया गया टू ऑर्गेनाइज पीपल एक तरीके से, जीवन जीने का तरीका। हाँ, और उसके कुछ बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छे उनके रूल्स हैं। जिस तरीके से सिख धर्म में हम कार सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छे, और सबको लंगर मिलता है, ये बहुत रूल्स हैं, और हर धर्म में ऐसे अच्छे रूल्स हैं। लेकिन किसी भी गुरु ने, किसी भी सूफी संत ने किसी भी किताब, होली बुक में नहीं लिखा कि आप धर्म के नाम पे आप वायलेंस करें, भेदभाव करें, कहीं नहीं लिखा। कोई अगर मुझे ऐसी किताब दिखा दे तो मतलब आई थिंक पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं पे नहीं लिखा। तो ये चीज़ बदलनी चाहिए, और ये चीज़ जब आप डीपली रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी होते हैं तो आप खुद ही नहीं देखते, तब आपको एक ही रिलीजन दिखता है, और वो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी दिखता है। तब आपको और कोई नाम नहीं दिखते, कोई भेदभाव। हम बात कर रहे थे पहले जब बैठे थे कि बाबा बुल्ले शाह ने इतना खूबसूरत जो कलाम लिखा, बाबा बुल्ले शाह ने लिखा कि चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। कहते हैं मैं ऐसी जगह में रहना चाहता हूँ जहाँ सब अंधे हैं, और अंधे इसलिए क्योंकि वो अगर अंधे होंगे तो हम हमारे बीच में भेदभाव नहीं कर पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे कि हम अलग हैं एक दूसरे से। इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी पर्टिनेंट, इतनी ज़रूरी बात कही उन्होंने इन कुछ ही लाइनों में
तो ये मेरे लिए तो ये ट्रू फेथ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब हम संगीत की बात करते हैं नज़ीर जी, तो जो भक्ति संगीत होता है, चाहे वो किसी भी उसमें गाया जाता है, वो सूदिंग होता है, वो आपको तुरंत कनेक्ट करता है परमेश्वर के साथ, परमपिता के साथ कनेक्ट करता है। तो इसीलिए शायद उसकी जो राग हैं वो भी अलग होती हैं। आपसे हम थोड़ा रबाब के ज़रिए मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी आर्टिस्ट के लिए उसकी जगह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो लकीली आई शुड थैंक माई स्टार्स एंड आई शुड थैंक ऑलमाइटी दैट आई कम फ्रॉम कश्मीर। तो कश्मीर चूँकि ऐसा स्टेट है, जगह है जहाँ पे आपको वो सेटिंग मिलती है, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं या इस आर्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर आपको हर एक चीज़ जो है अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो आई एम प्लेइंग समथिंग विच इज़ ऑल्सो वाइडली प्लेड इन द हिमालयन बेल्ट्स। और ये अफ़गानिस्तान और कश्मीर की एक जो है धुन थी, तो उनको हमने ये किया है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सोल। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये मानना है कि आज के ज़माने में हम आर्टिस्ट लोग जो है दे कैन बी रियल चेंजिंग एजेंट्स इन द सोसाइटी, एम्बेसडर्स ऑफ पीस, जो कहीं पे भी किसी भी आर्टिस्ट को अगर इन्वॉल्व करके कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट करें, कोई डिफरेंट जो है चाहे कश्मीरी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं या गाते हैं, तो मुझे लगता है वो एक मिसाल बन सकती है। तो वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा रोल भी बनता है। और इंस्टीट्यूशनल, इट हैज़ टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। We have seen a lot of institutions getting actually defunct who are into cultural affairs. तो उनको रिवाइव और रिबूट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्टिस्ट को उनका हक देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट कि दे ऑल्सो, अगर आप देखें पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका ये एक ख़ास जगह ये थी कि हमारे जो आर्टिस्ट थे पूरा पैन ग्लोबल वो सफ़र करते थे अपने आर्ट को लेके। चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से देखें या किसी भी वोकलिस्ट से देखें, तो वो वहाँ पे एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं जाते थे, वो एज आर्टिस्ट नहीं जाते थे वहाँ पे, वो एज एम्बेसडर्स जाते थे, वो एज फेसेस ऑफ होल ऑफ इंडिया जाते थे। एंड देन दे यूज्ड टू डू लॉट ऑफ कल्चरल इंटरेक्शंस, कल्चरल एक्सचेंज। तो दैट हैज़ टू बी रिवाइव्ड ग्लोबली। और जहाँ पे देखें कि सूफ़ी जैसे आज के ज़माने के सूफ़ी जो गाने वाले हैं, या सूफ़ी
म्यूज़िक का जो इम्पैक्ट है, तो उसको हमें फर्दर लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक जो हम कल्चर की जब बात करते हैं तो एक थोड़ी दुख की बात अगर है कि अब बहुत सारे लोगों को लगता है कल्चर सिर्फ बॉलीवुड में है। बॉलीवुड हमारे इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है। जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं या स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक हैं, उनको भी अब उतना ही मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए जितना बॉलीवुड को मिलता है, बिकॉज नहीं तो ये चीज़ें हम खो जाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई इससे एक अपनी लिविंग नहीं बना पाएगा कोई आर्टिस्ट, तो वो छोड़ देगा और आगे अपने बेटे या बेटियों को नहीं ये चीज़ सीखने देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये फॉरगॉटन आर्ट्स हो जाएंगे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, अगर इसको प्रिजर्व करना है, इस कल्चर को अगर प्रिजर्व करना है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट, कॉर्पोरेट सपोर्ट की भी ज़रूरत है, एज नज़ीर सेड रिवाइवल की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें कि एक कल्चर जो है, कल्चरल एक्सचेंज जो है वो ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे को पहचाने। जैसे कि कुछ आर्टिस्ट भी अभी भी आई थिंक इन दिस G20 summit lot of artists came, they wanted to hold some kind of cultural exchange, but at the same time if you take individual artists, suppose Sonam at her own level, maybe someone at his own level is doing an independent project involving international artists, Exactly. for that matter, to record something or to archive something. आई थिंक उन इंडिविजुअल्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, जितनी भी छोटी है, उनको सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर एक्चुअली आर्काइविंग योर कल्चरल लेगेसी। बिल्कुल 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 जी। सोनम जी, हम आपसे अगर आप 3-4 चीज़ों को, जैसे शब्द वाणी है या जो आप क्रिश्चियन जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, सूफिज़म है, उससे संबंधित कुछ अगर आप अभी आप बता सकें कि आपको जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। गांधी जी का सबसे फेवरेट एक गॉस्पल हिम था जो बीटिंग ऑफ द रिट्रीट पे भी बजाया जाता था, अबाइड विद मी। गांधी जी के कुछ भजन ऐसे थे अक्रॉस फेथ्स जो उनको बहुत पसंद थे। वैष्णव जन का एक फेवरेट था, रघुपति राघव, राजा राम उनको बहुत पसंद था, और अबाइड विद मी, और ये हमारी आर्मी बैंड बजाती थी, बहुत खूबसूरत वर्जन बजाती थे। अब ये इसके अल्फाज, इसका मायना ये है कि वो कहते हैं भगवान को कि हमेशा मेरे साथ रहे, अबाइड विथ मी, जब मुश्किल आए मेरे साथ रहे तू भगवान, मेरे साथ रहे। तो ये चीज़ मैं गाती थी। फिर मैं कबीर दास की पोइट्री को रिसर्च कर रही थी, और उसमें मुझे एक इतना खूबसूरत, एक ऑलमोस्ट अगर आप मान लीजिए एक तरीके से एक जवाब मिला इसी सवाल का, इसी कॉल का, जिसे हम कहते हैं भगवान मेरे साथ रहे, जहाँ पे कबीर ने बोला, मैंने आपको पहले भी सुना, जहाँ कबीर कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे क्यों बुलाता है तू, मैं तो तेरे पास में हूँ, और अगर तू मुझे सचमुच में ढूंढना चाहता है, मैं सबके अंदर हूँ। तो एक इन दोनों का हमने ब्लेंड किया। फिर हालेलुया लिया। हालेलुया मीन्स प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया के साथ हमने अल्लाहू जोड़ा, बिकॉज एक ही सच तू है। तो इस तरीके से जहाँ मैं ढूंढती गई, नई हरवा में कबीर दास कहते हैं हमका न भावे, मुझे जाना है साईं की नगरी परम अति सुंदर, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ हमने एक और गॉस्पल पीस जोड़ा। तो इस तरीके से बहुत सारे, अगर आप, जब मैंने ढूंढना शुरू किया, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑलमोस्ट एक एको मिली, रेजोनेंस मिली, कि अगर यहाँ पे कोई कुछ कह रहा था तो वहाँ पे भक्ति संगीत में भी वही चीज़ बोली जा रही थी। अगर आप छाप तिलक देखते हैं जो अमीर खुसरो का है, वो कहते हैं प्रेम घटी का मदवा पिलाई के। मीराबाई कहती हैं एक अपने भजन में, मीराबाई कहती है कि और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, मतलब मुझे पीने की ज़रूरत नहीं है। मीराबाई कहती है मैं तो अपने भगवान के नशे में ऐसे, मतलब मैं झूम रही हूँ। और ये भी कह रहे हैं अमीर खुसरो। तो ये बातें अलग अलग जगहों में अलग अलग लोग सेम चीज़ कह रहे थे। मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जब हमने ढूंढना शुरू किया, मैंने जब डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश की, मुझे सिर्फ डिफरेंसेस नहीं मिले, सिर्फ सिमिलैरिटीज मिली हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे वैष्णव जन तो तेने कही में, जिसमें वो कहते हैं कि पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आवे रे। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु नदर करे, और गुरु नानक देव जी का जो आपने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, कहते हैं हम एक ही चीज़ से उपजे हैं ना, एक। सो ये जब आप
एक्चुअली बैठ के डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, एंड वो भी इतनी पावरफुल बात है, इतनी पावरफुल बात है। और आई मीन हम जो नज़ीर ने बात की कि यस म्यूजिशियन शुड बी एम्बेसडर्स ऑफ पीस, और ये हमारे लिए भी इबादत होती है जब हम बैठ के इबादत, म्यूजिक ये इबादत है, वाकई ये इबादत होती है। और क्योंकि ये इबादत होती है, इससे जो मैसेज निकलेगा वो भी सिर्फ सच निकलेगा, और वो भी हार्ट फेल्ट होगा, आपके दिल से निकलेगा। और क्योंकि आपके दिल और आपकी रूह से निकलेगा, वो सामने बैठे इंसान की भी रूह को छुएगा। क्योंकि संगीत वही कर सकता है जिसका मन साफ है, जिसकी आत्मा साफ है। और अगर हम बैठ के किसी का भाषण सुने, ठीक है, जो आपको कोई चीज़ प्रवचन कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये बेटा करो, ये करो, हम उसे इतनी अच्छे तरीके से रिसीव नहीं करेंगे अगर हम वही बात म्यूजिक के थ्रू बोलें, या आर्ट या कल्चर या इंस्ट्रूमेंट्स, ब्यूटी, उसके थ्रू बोले, तो आपको कोई बता नहीं रहा क्या करने को। आपको उस टाइम आपका जहन, आपकी रूह खुद बताती है कैसे सोचें, कि कैसे फील किया जाए। लोग रोते हैं, गाते समय रोते हैं, और संगीत में ऑडियंस भी रोती है। इसका मतलब उनको वो छू गई बात, और आपको किसी हार्श तरीके से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने किसी को लेक्चर नहीं दिया, आपने किसी को भाषण नहीं दिया, आपने किसी को फोर्स नहीं किया, आपने बस अपनी सच्चाई उनके सामने ऐसे डाली। बिल्कुल। फिर उन्होंने उसे अपने तरीके से इंटरप्रेट करके समझी वो बात। वो इतनी पावरफुल बात है। और इसीलिए आर्टिस्टिक, जो ये कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज, आर्टिस्टिक डायलॉग सबसे पावरफुल डायलॉग होता है। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो मुझे लगता है कि दिस इज द, आई मीन, टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन कि आर्टिस्टिक डायलॉग, जो आपका कल्चरल डायलॉग स्टार्ट होना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल दीज आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल द रीजन्स, सो दैट दे फर्स्ट आर्टिस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट पंजाबी कल्चर इज, व्हाट पंजाबी तान इज, or maybe how they approach the compositions and all, then they can explain and narrate it to their generations, to their regions, to their language. तो मुझे लगता है that's very important to ये तो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में एक ओरल हिस्ट्री है, वो बहुत ज़रूरी बात है। तो हर चीज़, जैसे वेस्टर्न कल्चर्स में, तो इवन म्यूजिकली आप देख, वेस्टर्न कल्चर्स में म्यूजिकल नोटेशन किए जाते हैं शुरू से। उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में हमेशा नोटेशन की है। हमारी चीज़ें लोगों के जनरेशन से मुंह से मुंह तक, मुंह से कान तक गई है। और जब हम नीचे बैठे थे तो ये बात हो रही थी कि इतनी खूबसूरत चीज़ इन्होंने गाई, वो मिलनो, जी मैं चाहूँगी आपसे, इतनी खूबसूरत वो बात मालिनो और वो हबा खातून जी का है ना, तो उनको उसको थोड़ा समझाए नज़ीर, वो इतनी खूबसूरत बात है। नज़ीर, हम बिल्कुल हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत से हर रीजन का अपना अपना एक तरीका होता है। गीत संगीत के माध्यम से ही हमेशा बातें कही जाती, लोक संगीत के माध्यम से आप देखेंगे कि स्त्रियाँ खास तौर पर अपनी बातें लोक संगीत के माध्यम से ही कहती आई हैं, और वो इतने भावुक अंदाज में कहती आई हैं कि लोग उसको समझ के वाकई उनके और आंखों से आंसू निकलते हैं। बोलने का सिर्फ एक ही तरीका था, क्योंकि उनकी आवाज़ें वैसे तो बोल नहीं पाती थी, उनको अलाउड नहीं था, सोसाइटी समाज उन्हें अलाउ नहीं करती थी। अब म्यूजिक के थ्रू ये इतनी अपना दर्द, अपनी सच्चाई बताती थी। जी जी, मुझे लगता है वो अगर आप किसी भी इसमें जाए और देखें कि अपनी जो आपकी जो लोकल इथनिक पोएट्स है, राइटर्स हैं, सपोज मैं कश्मीर की बात करूं, अगर आप रसूल मीर को पढ़े, ही वाज अ रोमांटिक पोएट, ही लिव्ड वेरी, ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। तो उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको जॉन कीट्स भूल जाता है। तो ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। जब आप रहमान राही जैसे पोइट्स को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो आपको लगता है कि ये कितना इन्होंने बारीकी से लिखा है। तो जब आप अपने पोइट्स को, अपने शोरा हजरात को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको गाते हैं, तो आपको लगता है कि इन्होंने जस्टिस किया है। और हमें शेक्सपियरन जो थॉट है और इन द वर्ल्ड, उससे तो कहीं ज़्यादा डोमिनेंस हमारे पोइट्स और हमारे इसमें है। तो एक में उसके करके एक गाना है जो आई थिंक राही साहब ने लिखा था, रहमान राही साहब ने, जो ज्ञानपीठ अवार्डी भी है, तो जिनको हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड भी मिला था, अभी रिसेंटली हाल ही में गुजर गए। नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, नद्राव नचने हवस का, नचल गुबार वलो, चरुस
hasti walnera yithai bahar walo nadrav nachne havas ka ये जैसे पोएट्स जो अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को और अपने आसपास के जो हैपनिंग्स हैं उनको ऐसे पोइटिकली बताएं जी, इसके मायने अगर आप बताएं ताकि आप और ऐसे, चूंकि मैं उस पर आ रहा था और एक हवा खातून हमारी बहुत बड़ी एक पोइट रही है और जब हम बात कर रहे थे नीचे तो एक इसका एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट बन सकता है कि जब वो अपने मायके में होती है और उनको बहुत सहना पड़ता था, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम आज के इसमें बताते हैं, तो उनको बहुत सहना पड़ता था. शी वॉज नॉट एबल टू रेजिस्ट इट एट हर होम, तो शी यूज्ड टू से ऑल दीज थिंग्स पोइटिकली. तो उन्होंने लिखा कि मालिनो हो गैर द्रायेस आब नटिस नोट में फुटमो मालिनो हो गैर द्रायेस आब नटिस नोट में फुटमो मालिनो हो. किसी भी लड़की के लिए जब उसकी शादी होती है, उसका जो उसके पेरेंट का घर होता है उसे ज़्यादा उससे लगाव रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यही मेरी आश है, यही मेरी होप है. अगर वो उसको वो प्यार वहाँ पे ना मिले उसके हस्बैंड के यहाँ पे, तो इन दिस रिसाइटल हबा खातून इज जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ मालून इज मैटरनल होम. तो शी इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, शी इज सेइंग कि मेरा मटका जो है टूट गया, आई नीड समथिंग टू रिप्लेस इट, अदरवाइज शी विल बी पुट टू लॉट ऑफ ट्रॉमा. तो शी इज जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ मालून एंड शी इज रिकैप्चुलेटिंग हर पैम्परिंग डेज back in her world, and her poetry has so much depth, so this can be taken to the global level. I mean, this is a story of every woman globally. जी. ये चीज़ें अगर हम इनको ले जा सकें, इनको कर सकें, और ये चीज़ें या तो कोई आपका पॉलिटिशियन नहीं करेगा, ये कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशंस, ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है. वही इन पॉइंट्स को समझ सकता है, वही इस संस्कृति को समझ सकता है, वही इनको पर्सपेक्टिव्स में डाल सकता है और वही इनको कन्वे कर सकता है ग्लोबली. जी. सोनम जी सॉरी, आई वाज जस्ट इनकी बात पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आई थिंक हमेशा आर्टिस्ट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है शुरुआत से, एक तरीके से हम अपने किसी भी कल्चर के, चाहे इंडिया में, मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ, आर्टिस्ट आर द स्टोरी टेलर्स, वी आर ऑल्सो द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी. हम आर्ट सोसाइटी की कॉन्शियंस होते हैं. हमें अपने आर्ट के थ्रू मुश्किलों की भी बात करते हैं, हम खुशी की भी बात करते हैं, हम क्या हो रहा है समाज में उसकी भी बात करते हैं. तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्ट. जैसे कोविड के समय आप लोगों ने किया था. जी. पर क्या हो रहा है कि एंटरटेनमेंट तो है, ठीक है, लेकिन मुझे बस एक चीज़ मुझे लगता है कि बिकॉज सपोर्ट नहीं मिल रहा आर्टिस्ट एज स्टोरी टेलर्स को, कि क्या हो रहा है कि अब सब आर्टिस्ट को लगता है कि हम बस एंटरटेनर्स बन जाए, तो एक सरफेस लेवल पे रह रहे हैं. और ज़रूरी है एज आर्टिस्ट कि हम भूलें नहीं कि हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं, हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्कुल. कल्चर को आगे बढ़ाने की भी, संस्कृति को भी आगे बढ़ाने की, बट ऑल्सो कॉन्शियस बनना. बिल्कुल. तो कला और संस्कृति जो है वो पूरी दुनिया को न सिर्फ एकजुट कर सकते हैं, बल्कि मानवता का वो संदेश भी लोगों तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिसकी आज दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. समय की कमी की वजह से हम आज यहीं पर इसे विराम देते हैं, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी. नमस्कार.